नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नागर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए थे, तो आज हम लोग उनको लेके आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या और क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग के। फर्स्ट पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था, ये सेकंड पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आया है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। नीचे दिए गए अणुओं में उच्चतम बंध क्रम होता है। ठीक, अब बंध क्रम जो हम बताते हैं, शॉर्टकट तरीका जो हमारे पास होता है बंध क्रम बताने का, बॉन्ड ऑर्डर बताने का, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम लोग बताते हैं, तो सबसे पहले हमको सबके इलेक्ट्रॉन निकालते आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आने वाले हैं वो कितने आएंगे, 17 आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज भी है। यहाँ पर कितना आने वाला है, बोले 16 आने वाला है। यहाँ कितना आने वाला है, बोले 15 आने वाला है। और यहाँ कितना आने वाला है, बोले 18 आने वाला है। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ लिखा मैंने बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन लिखना स्टार्ट किया। 14 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 14 इलेक्ट्रॉन, फिर 15 इलेक्ट्रॉन, फिर 16, फिर 17 और फिर 18। ठीक है, इतने तक आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर 14 वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बंद क्रम होता है, वो 3 होता है। हमको क्या करना है, 0.5 कम करते जाना है, तो 2.5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 1.5 हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा। ठीक, हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज दी गई है, 15 वाली दी है, 16 वाली दी है ना। उसके बाद अपने को 18 वाली दी है और 17 वाली दी है ना। ये चार हमको दी गई है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब 15 वाले का आ रहा है, मतलब 2.5 हम लोगों का आंसर यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब कौन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो आने वाला है, देखेंगे सभी ध्यान से, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, अब यहाँ पर केटायन हमारे पास कैसे हैं, अलग अलग है। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब सहसंयोजी गुण की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो केटायन है वो कैसे है, डिफरेंट है, लेकिन एनायन सब जगह कैसा है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि यदि हमारे पास केटायन डिफरेंट है तो पहले हम क्या चेक कर लेंगे, उसका चार्ज मतलब आवेश चेक कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं सोडियम की, तो ये Na+ दिया गया है, यहाँ पर Mg2+ दिया गया है। ठीक है, और साथ में हमको क्या दिया गया है, Al3+ दिया गया है। ठीक है, अब आवेश जितना ज्यादा होता है, चार्ज जितना ज्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है, मतलब ध्रुवण शक्ति जो होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक, अब पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, मतलब ध्रुवण शक्ति जितनी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब सहसंयोजी गुण उतना ही ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर है, या हम लोग ऐसा बोल देंगे पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर है वो यही होने वाला है। मतलब सबसे ज्यादा जो पोलराइजिंग पावर वो इसकी है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर यदि मैं लिखूं NaCl, MgCl2 और साथ में क्या है AlCl3, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, AlCl3 का, फिर MgCl2 का, और फिर कौन आएगा, NaCl आएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, ध्यान से चीज को समझो पहले, AlCl3, MgCl2, NaCl, ये हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय हमको पहचानना है। अब कैसे पहचानेंगे अनुचुंबकीय क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से हमको देखना है कि जहां पर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां कहीं भी आते हैं, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर भी आते हैं वहां पर कहीं ना कहीं हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। बोले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां पर आते हैं। अयुग्मित मतलब कैसे कि यदि इस टाइप से कुछ दिया हमको तो ये क्या होगा, अनपेयर्ड, और यदि ये हमको दिया गया है तो ये क्या होगा, पेयर्ड। तो ये जहां पे आएगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, अनुचुंबकीय होगा, और ये जहां आएगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, मतलब क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, पर हम लोग बार बार इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फील करके तो देखेंगे नहीं। अब हमको शॉर्टकट तरीके की ओर चलना है। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारे पास, यदि मेरे पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो वो क्या होने वाला है,
पैरामैग्नेटिक होने वाला है, मतलब अनुचुंबकीय होने वाला है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना है, सबके इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, तो सबके इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे देखेंगे सब ध्यान से ना। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, टोटल कितना हो गया, बोले 14 हो गया। ठीक है, मतलब CO में कितना है 14 इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 8, फिर ऑक्सीजन 8 और साथ में 2 नेगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो भी तो ऐड करने पड़ेंगे। तो टोटल कितना हो रहा है, ये कितना हो गया 16 और ये 18 हो गया, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी निकालो, यहाँ भी देखते हैं नाइट्रोजन कितना हो गया 7 हो गया है ना, नाइट्रोजन कितना हमारे पास 7 है, तो नाइट्रोजन हमने यहाँ पे लिखा है 7, तो ये 7 लिखा। ऑक्सीजन कितना है 8 है और +1 तो करने पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है। तो ये टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टोटल 16, यहाँ टोटल कितना हो रहा है 16, मतलब 16 हो रहा है। फिर यहाँ कार्बन 6 है, फिर नाइट्रोजन 7 है, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, इसके पास कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखो कि 16 इलेक्ट्रॉन वाला तो ऐसे ही क्या है पैरामैग्नेटिक, डायरेक्ट हम लोगों का आंसर आ रहा है, ये देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन वाला क्या है पैरामैग्नेटिक, ये हमको ध्यान रखना है, भले ये इवन है ये ओड नहीं है, लेकिन फिर भी 16 और 10 को हमको किस में लेना है, पैरामैग्नेटिक में हमको लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक जो है हमको चीजें क्लियर हो गई होगी, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द फॉलोइंग लेविस स्ट्रक्चर, हमको एक लेविस स्ट्रक्चर दिया, किसका दिया HNO3, ये कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट ऐसा कुछ नहीं है ना, HNO3 मतलब HNO3 होता है, मतलब नाइट्रिक एसिड होता है। द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 एटम इज, तो ऑक्सीजन 3 जो है हमारे पास, ऑक्सीजन 3 कौन सा है, ये ऑक्सीजन 3 है, इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, कितना औपचारिक आवेश है, वो हमको बताना है। तो अब ऑक्सीजन के केस में मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी कि देखो ध्यान से कि ऑक्सीजन यदि 2 बॉन्ड बनाता है और हमको एक नॉर्मल इसकी वैलेंसी पता है कितने बॉन्ड बनाता है, 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो यदि उसकी नॉर्मल वैलेंसी जितने बॉन्ड है तो यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज बोला जाएगा, यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज बोला जाएगा वो बोला जाएगा 0। लेकिन यदि मान लो ऑक्सीजन ने क्या किया, एक बॉन्ड अपनी वैलेंसी से ज्यादा बना लिया, तो उस केस में फॉर्मल चार्ज जो होगा, एक बॉन्ड ज्यादा है तो +1 करेंगे, मतलब इसके ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज आएगा। लेकिन यदि मान लो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड कम बना लिया, तो उस केस में फॉर्मल चार्ज जो है -1, क्योंकि जितनी वैलेंसी है उससे एक कम बॉन्ड बनाया है, मतलब फॉर्मल चार्ज कितना आएगा -1, मतलब इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आने वाला है वो क्या आने वाला है -1, मतलब हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कठिन चीज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्या दिया है, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन CuSO4.5H2O। ठीक है, CuSO4 मतलब ब्लू विट्रियोल, जिसे हम लोग ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, नीला तोता जिसे बोला जाता है, उसके अंदर बंद के प्रकार हमको पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से कि ये लिखा मैंने CuSO4 है ना, और डॉट करके यहाँ लिखा मैंने 5H2O, इसके अंदर जो है 4H2O, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिक है ना, बस इसको लिखा इस तरीके से गया है ना। तो 4H2O जो होते हैं, ये 4H2O तो क्या होते हैं, लिगेंड का काम करते हैं। ये किसका काम करते हैं, लिगेंड का काम करते हैं। ये कॉपर जो है ये CMI का काम करता है, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का काम करता है, केंद्रीय धातु आयन का काम करता है। और हमको पता है कि लिगेंड और CMI के बीच में कौन से टाइप का बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड होता है, मतलब उपसहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हम लोग यदि बात करें आगे, तो यहाँ पे जो कॉपर है और ये सल्फेट है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड भी होता है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो कि H2O है, अब H2O है तो कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा, क्योंकि वो शेयरिंग से बना है। नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बंध को हम लोगों ने क्या बोला है, कोवेलेंट बॉन्ड बोला है, मतलब अधातु के बीच में बनने वाले बंध को हमने क्या बोला है, कोवेलेंट बॉन्ड बोला है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है तीनों ही टाइप के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट होता है, कोवेलेंट होता है और कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर इज लिक्विड ड्यू टू,
वाटर लिक्विड होता है उसका कारण क्या है, ठीक है, उसका कारण हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उसका कारण हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कि वाटर क्या करता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से मैं या दूसरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका, है ना, देखेंगे इधर सभी, यहाँ पर वाटर जो होता है वो वाटर जो है इस तरीके का शेप बनाता है, वी शेप, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे बोला कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आता है, ठीक। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया इधर से, है ना, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया है, इस तरीके से मैंने दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक। यहाँ भी मैंने दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से बना दिया है, ठीक। फिर यहाँ मैंने एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बना दिया है, फिर यहाँ मैंने दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बना दिया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक। यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। अब यहाँ क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में यदि पूछा जाए कि वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या है, एक अणु क्या है, तो वो तो गैस होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल कोई दिखाई थोड़ी देता है। लेकिन जब बहुत सारे अणुओं के बीच में या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बहुत ज्यादा आकर्षण लगता है, तो मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन लग रहा है ना, इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं ना, इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये जो अट्रैक्शन है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है, कहीं ना कहीं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, तो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अभी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल क्या आ जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है कितने वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, बोले 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो सराउंडेड है ना, घिरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही वो क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है। मतलब हम लोगों का यहाँ आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ H2O मॉलिक्यूल दैट कैन पार्टिसिपेट इज। एक H2O अणु अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो अभी हाल देखा हम लोगों ने कितने बनाता है, 4 बंध वो बनाता है ना। अभी हाल हम लोगों ने देखा है कितने बंध बनाता है, 4 बंध वो बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, अभी हाल देखा भी है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ट्रू ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज। बंध कोण का सही क्रम होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बंध कोण का क्रम हमको देखना है, ठीक। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका शेप निकालना पड़ेगा ना। शेप के लिए हमको पता है, या स्ट्रक्चर के लिए हमको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो है हम लोग क्या लगा देंगे, VSEPR थ्योरी लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, VSEPR थ्योरी लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जब शेप आएगा इनका तो शेप क्या आएगा, वी शेप आएगा। तो मैंने ये इनका वी शेप इस तरीके से बना दिया, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर भी आ जाएंगे 2, ठीक है, ये लोन पेयर भी बना दिए, ठीक। अगला जो मैंने बनाया फिर सल्फर यहाँ लिखा, ठीक है। सल्फर के बाद यहाँ हाइड्रोजन, सभी का शेप कैसा आने वाला है, वी शेप आने वाला है, ठीक है। अगला फिर मैंने लिखा यहाँ पर SE, ये मैंने हाइड्रोजन लिखा, ये मैंने हाइड्रोजन लिखा। यहाँ पर भी कितने लोन पेयर है, बोले 2 लोन पेयर है, ठीक। अगला मैंने लिखा TE टेलुरियम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिखा, ये हाइड्रोजन लिखा, ठीक है। और यहाँ पर भी कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या होने वाला है, सभी इधर देखेंगे ध्यान से, है ना। तो यहाँ हमको पता है कि यहाँ पर लोन पेयर सब जगह बराबर है। यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम है, साइड एटम, वो भी कैसे हैं, एक जैसे ही हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चेक करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं यहाँ चेंज हो रही है सेंट्रल एटम की, ठीक। अब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन के पास में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीजन के पास में होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करके रखेगा, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है। अब जैसे अपन आगे चले
तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो गई, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में। कैसे हो गए? थोड़े से दूर हो गए। यहाँ चले गए थोड़े से और दूर हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ थोड़े और दूर हो गए, और यहाँ गए तो और दूर हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक। अब यहाँ पर जो है ये पास में है, तो इनके बीच में क्या होता है? हाईली रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो उस रिपल्शन के कारण जो है, उस रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड जो है ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ का जो एंगल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जो कोण है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब जैसे अपन यहाँ चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये थोड़े दूर हो गए, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे जो रिपल्शन है, जो आकर्षण, इसके तुलना में, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? H2O का, फिर H2S का, फिर H2Ag और फिर H2P का हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। या फिर ऐसा बोला जा सकता है शॉर्टकट तरीका में, फॉर्मूले में, कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, जब सेंट्रल एटम के साथ डिफरेंट हो, तो उस केस में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल मतलब बंद कोण उतना ही ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा हमको दिमाग में रखना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। इन CONH3 टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमको पूछा गया है ना। तो ध्यान से देखेंगे ना, इसमें सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या पूछी, केवल सहसंयोजी बंधों की पूछी है ना। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स को जो है थोड़ा इधर बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखेंगे ना। देखो सबसे पहले हमको क्या दिया? CONH3 है ना, CO दिया गया है, तो ये लिखा मैंने CO, फिर यहाँ NH3 लिखा मैंने, ठीक, और ये होल 6 से लिखा, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। कंपाउंड को ध्यान से लिखना है, फिर ब्रैकेट के बाहर Cl3 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है? Cl3 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तो आयोनिक बॉन्ड होता है, बिल्कुल हमको पता होना चाहिए कि इसके बीच में, कॉम्प्लेक्स के बीच में जो है आयोनिक बॉन्ड होता है, उसको हमको देखना नहीं है, ठीक है। अब NH3 और इसके बीच में जो है कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मतलब ये आयोनिक होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। हमको पूछा क्या है? कोवेलेंट पूछा है, तो कोवेलेंट कहाँ मिलेगा हमको? NH3 के अंदर है ना, ये NH3 है, कहाँ मिलेगा? NH3 के अंदर। अब अपने पास जो NH3 है ना, वो NH3 ये होता है, ठीक है, ये NH3 होता है, लेकिन कितने NH3 ऐसे 6 NH3 हमारे पास है ना। तो मैं यहाँ पर जो है 6 NH3 बना देता हूँ, चाहो तो तुमको समझाने के लिए। ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? 3 NH3 हो गए, ठीक। तो 3 से अगर समझने की कोशिश करते हैं ना, एक में कितने बॉन्ड है कोवेलेंट? 1 2 3, तो ये 3, इसमें भी कितने हो गए? 3, और इसमें भी कितने हो गए? 3, तो ये कितने हो गए? 3 6 और 9 हो गए, है ना। 9 किसके अंदर है? 9 किसके अंदर? 3 NH3 के अंदर, ठीक है। तो 3 और आएंगे तो 9 और हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल? 18 सहसंयोजी बंध इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, ब्रैकेट लगा है, 6 NH3 दिए गए हैं, तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 18 हो गए, मतलब 18 हो गए। मतलब यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है और कोई इसमें कठिन चीज नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बनाए गए थे, ठीक है। और बिल्कुल जो है इनको हमको सारे कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। कंसेप्ट यदि हमको क्लियर है तो हम लोग बड़ी आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सभी को।